ठीक है। तो अब हम समझेंगे एक्चुअली फॉलिकुलर जेनेसिस, यानी कि जो उस दिन हमने oogenesis हमने पढ़ा था, उसमें किस तरीके से आपका प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होता है आपका ग्रैफियन फॉलिकल में। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। हाँ? ये टॉपिक रहेगा पहला। ठीक है। तो इसमें डायग्रामेटिकली थोड़ा समझते हैं तो क्या है। ओके बेटा। ठीक है। ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ओके। अब इस टर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बाहर वाला जो पोर्शन होता है स्ट्रोमा का, इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर है वो आपका मेडुला। ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है। ये सब बच्चों को पता है बेटा। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है दैट विल प्रोड्यूस ओगोनिया। ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कम से कम 2 मिलियन ओगोनियास बन जाएंगे। ठीक है। हर ओवरी में, उसके बाद कोई ओगोनिया ऐड नहीं होता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एट प्यूबर्टी हर ओवरी में, अल्टरनेटिवली ईच ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे आपके प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं। ठीक है। बहुत सारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल बनते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल में से एक सेल आपका मैच्योर होता है, साइज में इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल सेल के अराउंड बाकी सेल इकट्ठे होने लगते हैं। ठीक। अगेन ये और मैच्योर होगा और लेयर सेल की बनने लगेगी। ठीक है। ये जो लेयर ऑफ सेल है, ये जो सेल हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल। और इन सेल से जो मेम्ब्रेन बनी है उसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। इतना क्लियर बेटा। ठीक है। अब क्या होता है आगे जाके, ये जो आपके प्राइमरी फॉलिकल बना है, ये इसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं। ठीक है। ये डेवलप होता है, अब जाके बदलता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि जो लेयर होती है मेम्ब्रेन की या ग्रेनुलोसा सेल जो होता है, इनमें गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके छोटे छोटे गैप्स। ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर विथ छोटे छोटे गैप्स एंड द कैविटी इज एंट्रम, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है। छोटे छोटे गैप्स बन जाते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है। अब
सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हैं ये अंदर कुछ सेल है, ये क्या करते हैं, आगे वाली स्टेज में जाके एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से क्या हो रहे हैं, ये एक जगह आके इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, नाउ ये यहां से लेकर यहां तक स्ट्रक्चर में कितने चेंजेस आए, तीन चेंजेस आ गए। पहला क्या था कि एक प्राइमर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है, जिसमें जो स्ट्रक्चर अंदर मैच्योर हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, कवरिंग जो सेल की हुई है, जो बाहर सेल ने इनको कवर करके रखा है, इनको बोला जाता है ग्रेनुलोसा सेल और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ये आगे जाके गैप्स बनाते हैं, छोटे छोटे गैप्स, और स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो आपका सेकेंडरी फॉलिकल। हालांकि जो सेल है अंदर वो स्टिल क्या है, प्राइमरी oocyte। अभी क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर में और चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बदल जाता है आपका किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल यहां पर बना है, जो कि आपके oocyte को, जो अब बदल के हो चुका है सेकेंडरी oocyte, इसको होल्ड करके रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस oophorus और डिस्कस प्रोलीजेरस। ओके बेटा, क्या बोलते हैं, क्यूमुलस oophorus और डिस्कस प्रोलीजेरस। ठीक है बच्चे, ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसमें आप सेकेंडरी oocyte देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपका टर्शरी फॉलिकल है। ठीक है, इस टर्शरी फॉलिकल में आगे जाके और चेंजेस आते हैं, और लेयर का फॉर्मेशन होने लगता है, एक थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। ये कहलाता है मैच्योरेशन ऑफ टर्शरी फॉलिकल। जो मैच्योर फॉर्म होती है टर्शरी फॉलिकल की, उसको हम लोग कहते हैं ग्रैपियन फॉलिकल। अच्छा, ये जो आपका जो कैविटी बनी है इसमें सेकेंडरी oocyte में, इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, और जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं लिक्वर एंट्राई, है ना, लिक्विड ऑफ एंट्रम। ओके बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लिक्वर एंट्राई। अच्छा, अब क्या होता है, ये टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर होता है, एक और स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि इनके अराउंड क्या बनने लगते हैं बेटा, लेयर बनने लगती हैं। देखिए इस तरीके से, ये जो लेयर बनी है ये कहलाती है आपकी थीका इंटरना। देन यही सेल जो है एक और लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसको बोला जाता है थीका एक्सटर्ना। ओके, क्या बोलते हैं इसको, थीका एक्सटर्ना। अब ये जो मैच्योर स्ट्रक्चर बना, इस टोटल स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। एट द 14 डे ऑफ मैच्योरेशन साइकिल, दिस स्ट्रक्चर secondary oocyte will get release from the ovary। क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आपका रिलीज हो जाएगा ओवरी से।
एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेनुलोसा सेल और ग्राफियन फॉलिकल, बना दे रहा हूँ उसी कलर से। मैं एक बार और समझा दूंगा बेटा थोड़ा सा। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें चेंज हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, दैट विल रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोबारा से आपका ये शुरू होगा, मगर उससे पहले कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? अपने आप को बदल देगा एक फाइनल स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होगा कॉर्पस एल्बिकन्स। किसमें बदलेगा? कॉर्पस एल्बिकन्स में। ठीक है, मैं एक बार और समझा दे रहा हूं बच्चों, जिन्होंने लेट ज्वाइन करा है उनको भी, जिनको नहीं समझ में आया उनके भी। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा ये? यस सर। यस सर। ठीक है, दोबारा समझ लो बच्चे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्या थे? ओगोनिया थे। ठीक है, आपके ओगोनिया में क्या हुआ कि कुछ एक आपका प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर हुआ, उसने जाके साइज अपना एनलार्ज करा, उसके अराउंड कुछ सेल्स इकट्ठे होने लगे, एक्यूमुलेट होने लगे। उन सेल्स को कहा गया ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, ग्रेनुलोसोलर सेल ने कवरिंग बनाई, उसको कहा गया मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। ठीक है, जब प्राइमरी जो प्राइमरी फॉलिकल था या प्राइमरी जो सेल थे, उनमें जो मेन जो मैच्योर सेल था वो था आपका प्राइमरी oocyte। हालांकि जब ये डेवलप हुए तो इनके बीच में गैप्स प्रोड्यूस हुआ, मगर तब भी जो सेल जो मैच्योर था वो रहा क्या? प्राइमरी oocyte। मगर जो स्ट्रक्चर बन गया उसको हमने कहा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर होता है, एक बड़ी कैविटी बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच रहता है विद द ग्रेनुलोसा सेल उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। ठीक है, ये और मैच्योर होगा, बदल जाएगा ग्रेनुलोसा, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल के अराउंड दो लेयर होती हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर अब टर्शरी फॉलिकल में है इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी oocyte, जो कि ओवुलेशन के टाइम पे रिलीज होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर रिलीज हुआ यहाँ पर, ये क्या था बेटा? सेकेंडरी oocyte। बाकी का जो बचा ग्राफियन फॉलिकल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम में, देन फाइनली डिजेनरेट हो जाएगा आफ्टर बिकमिंग द कॉर्पस एल्बिकन। क्लियर बेटा? यस सर। यस। बना लो बच्चों। अब कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ओके, ये मैंने लिखा चुका हूं मैं सेकेंडरी oocyte के पार्ट्स के नेम, और सिलेबस में आप सर से पूछिए, आलम सर से।
Germinal epithelium will produce oogonia. ये लिखा तो है बेटा, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है आपको? कॉर्पस एल्बिकन, ओके ग्रेट। हो गया बच्चों, सबने लिख लिया बेटा? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोनल कंट्रोल कर, ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा बच्चे? ये रिलीज करेगा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जीएनआरएच एक्ट करेगा किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पे एक्ट करेगा बेटा ये? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी रिलीज करेगी दो हार्मोन, एक का नाम है बेटा एलएच और दूसरे का नाम है बच्चे एफएसएच। ठीक है, एलएच और एफएसएच दोनों ही किस पे एक्ट करेंगे? ओवरी पे। ठीक है, दोनों किस पे एक्ट करेंगे? ओवरी पे। ठीक है, एलएच क्या करवाएगा ओवरी से? ओवुलेशन। एफएसएच क्या करवाएगा ओवरी से? इस तरीके से लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ओवरी में फॉलिकल ग्रोथ करवाएगा, जिसे कहते हैं इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, along with this LH will stimulate corpus luteum to secrete progesterone, estrogen and inhibin। इसका दूसरा काम क्या होगा LH का? It will act on corpus luteum and corpus luteum will secrete estrogen, progesterone and inhibin। ओके, ये तीन हार्मोन को रिलीज करता है, हालांकि ओवरी रिलैक्सन भी रिलीज करता है, वो लास्ट में है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई? इतना समझ में आया बच्चों? हाँ बेटा, Yes, sir. इतना Yes, समझ? sir. चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, अब यही जो एस्ट्रोजन है, इसी की वजह से क्या होता है? एक्टिवेशन होता है किसका? रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का।
ठीक है। अगर एस्ट्रोजन का मॉडरेट अमाउंट हो गया है तो क्या होता है कि अगर मतलब लो अमाउंट हो गया, लो अमाउंट हो गया तो हाइपोथैलेमस से बोलेगा कि आप एक काम करो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करो, और इसका अमाउंट बढ़ गया है एस्ट्रोजन का तो ये रोक देता है। तो ये दोनों ही तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। इनहिबिट भी काम कर सकता है और पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी क्या क्या फंक्शन है इसके, ठीक। ये प्रमोट करता है एस्ट्रोजन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। क्या करेगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रोजेस्टेरॉन आपका एस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करेगा, यूट्रस को मेंटेन रखेगा फॉर द इम्प्लांटेशन, ठीक है। प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को फॉर द इम्प्लांटेशन। तो क्या कह सकते हैं, वर्क विद एस्ट्रोजन टू प्रिपेयर एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन। देखो, जब तक एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तब तक उस पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या है, उसकी थिकनेस को बढ़ाना, उसकी थिकनेस को मेंटेन करने का काम किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का। तो जब ये थिकनेस मेंटेन रहेगी तब जाके आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के साथ मिलकर काम करता है और एंडोमेट्रियम से क्या कहता है कि आप इम्प्लांटेशन के लिए तैयार है ये, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, इट प्रिपेयर मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करता है कि आप क्या करें, टू सिक्रीट मिल्क, मिल्क को सिक्रीट करें, ठीक है। तो ये काम हो गया, ठीक है बेटा। अब तीसरा बचा इनिबिन। इनिबिन क्या करेगा, दैट विल इनिबिट द रिलीज ऑफ FSH and to lesser extent LH, ठीक है। हालांकि तीनों ही आपके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे इनिबिन रिलीज हुआ, दैट कैन आल्सो एक्ट ऑन इंटीरियर पिट्यूटरी एज वेल एज ऑन हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको आप लिख लें। बच्चों समझ में आया? Yes, sir. ठीक है बेटा, लिखो बेटा। लेसर एक्सटेंट LH and to lesser extent LH। देखो बेटा, एक होता है पॉजिटिव मैकेनिज्म जिसमें आपका हार्मोन रिलीज होंगे। अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। वेरी गुड। व्हाट इज LH एंड FSH? नाइस क्वेश्चन, ओके।
ठीक है मुकेश बेटा सुनो बच्चे, देखो पॉजिटिव मैकेनिज्म क्या है और नेगेटिव मैकेनिज्म क्या है इसको समझो। देखो अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है इसका मतलब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर हार्मोन को स्टॉप करना है तो वो किस में चला जाता है, नेगेटिव फीडबैक में या नेगेटिव मैकेनिज्म में, ठीक है। जब आपका एनफ अमाउंट में हार्मोन प्रोड्यूस हो जाता है, खास तौर पे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का अगर मॉडरेट अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है तो वो किस तरीके से काम करने लगता है, इनिबिटरी की तरह काम करने लगता है, ठीक है। वो हाइपोथैलेमस को क्या कहता है कि अब नहीं रिलीज करना है आपको, जेएनआरएच नहीं रिलीज करना है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑटोमेटिकली एफएसएच और एलएच का रिलीज कम हो जाता है। एलएच बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एफएसएच आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, इनिबिट करेगा रिलीज को, अगर सफिशिएंट अमाउंट में बन गया है जीएनआरएच का रिलीज कम कर देता है और एलएच का रिलीज कम कर देता है। इनिबिन भी सेम काम करता है, इनिबिट का काम करता है कि रिलीज नहीं करने देगा एफएसएच को और थोड़ी बहुत मात्रा में रोकेगा किसको, एलएच को। ठीक है बच्चे, अभी समझ में आया मुकेश, प्रियांशी? एलएच इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मुकेश बेटा क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the cavity contained in Graafian follicle is, जो कैविटी आपकी ग्राफियन फॉलिकल में मिलती है उसको कहते क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए एंट्रम, यस इट इज a gonadotropin releasing hormone secreted by hypothalamus, ठीक है। बी सेंट्रोसील, कोरोना रेडिएटा एंड लास्ट इज आर्केंट्रॉन। ओके बच्चे, तो ये है आपके ऑप्शन, करिए इसको। बाकी बच्चों भी जल्दी जल्दी आंसर दो बेटा, अभी 10-15 बच्चों ने देना है, जल्दी से दो आंसर। आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे ही पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है बेटा, एंड कर रहा हूँ पूल में, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गए इस क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट बहुत थे, ठीक है। तो मेरे पास ज्यादातर बच्चों के सही आंसर आए हैं, 83% बच्चों ने सही आंसर दिए, ठीक है। क्या आंसर है बच्चों इसका,
कैविटी क्या कहलाती है बेटा? एंट्रम। एंट्रम। बहुत आसान सवाल था ये तो, आपको बहुत जल्दी देना चाहिए था। विद इन 10 सेकंड्स आंसर हो जाता। चलो एक और पूछते हैं, ठीक है? एक और आप क्वेश्चन करिए, थोड़ा सा देखिए कि उसके क्या आंसर है। इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। The acrosome of sperm is formed by, एक्रोसोम जो स्पर्म का है वो किससे बनता है? ओके, ऑप्शन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहे आपके ऑप्शन। और अब आप करिए नॉलेज मीटर 2 का सेकंड पोल। दीजिए बेटा दिए। 55 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी दो। ठीक है बेटा, काफी टाइम मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। 57 बच्चों ने आंसर दिया, 100% बच्चों ने, मगर 100% में से 67% बच्चों ने ही करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है बच्चों? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है बेटा करेक्ट, है ना? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इससे क्या बनता है बेटा? हेड ऑफ एक्रोसोम ऑफ। एक्रोसोम। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इस तरीके से कह सकते हैं कि एक मैच्योरेशन है, इस टर्म को समझ लो, उसके बाद साइकिल अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैच्योरेशन क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटरस ऑफ एडल्ट फीमेल। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटरस ऑफ एडल्ट फीमेल। ठीक है, और ये रहती है करीब 4 से 5 दिन। ठीक है, मगर इनका एक इंटरवल होता है, ये हर 28 to 29 डेज तक चलती है ये साइकिल पूरी, इस तरीके से। फीमेल एट एन इंटरवल ऑफ 28 to 29 डेज। ठीक है, हर 28वें और 29वें दिन जो मंथली होता है उसमें ये साइकिल आएगी। एंड द साइकिल, ये जो फ्रॉम द फर्स्ट डे
और टू द लास्ट टू द 29 डे, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, दिस साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम menstruation till the next one। जब तक दूसरा मेंस्ट्रुएशन नहीं आ जाता, वो क्या कहलाएगी? आपकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगी। इट्स कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल में, उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेनार्क। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए 4 फेज में डिवाइड कर दिया गया है। कंप्राइजेस ऑफ 4 फेजेस, 4 फेजेस हैं इसकी। नंबर 1 फेज जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, नंबर 2 इज फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज। नंबर 3 is ovulatory phase, and the last phase will be luteal और secretory phase। ये 4 फेज होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। गुड शिवानी, इसको लिख लें आप। ओके, बाकी बच्चे भी लिख लो बेटा। डन हो गया, चलिए आगे समझते हैं इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा डायग्राम बना के देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में भी दिया है और उस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम 4 जगह चेंजेस देखने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं चेंजेस के हिसाब से हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे। ओके, जो पहला हम लोग देखेंगे वो चेंज देखेंगे यूट्राइन इवेंट्स में, कि यूट्रस में क्या क्या चेंज आ रहे हैं ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग चेंजेस देखेंगे, साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में। ठीक है, तीसरा हम लोग चेंजेस देखेंगे एग्जैक्टली ओवेरी के, कि ओवेरी में क्या क्या चेंज आए। चौथा हम लोग चेंजेस देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स के। ठीक है,
हम इन 4 चेंजेस को देखेंगे और कब कब क्या हुआ उस हिसाब से हम साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। नीचे हम लोग मार्क कर दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 up to 29. These are the days. ठीक है। देखो बच्चों, सबको डायग्राम दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम साइकिल शुरू करेंगे रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम से, ठीक है। क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम आपका रिग्रेस हो गया, खत्म होने लगा, ठीक है। जब कॉर्पस लुटियम खत्म होगा, कॉर्पस लुटियम का काम क्या था, पीछे क्या पढ़ा था हमने, इट विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन एज वेल एज इनिबिन, ओके। वी विल नॉट गो इनटू इनिबिन, इतना बात पता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. And this Yes, sir. progesterone and estrogen both were responsible for the thickening of the endometrium. इतनी बात याद है, ठीक है। Yes. जब Yes. आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा या रिग्रेस होने लगेगा, कॉर्पस एल्बिकन बनने जा रहा होगा, तो जो फॉल ऑफ होगा किस में होगा, एक हार्मोन ले ले रहे हैं ब्लू कलर से हम लोग एस्ट्रोजन में, और दूसरा फॉल ऑफ किस में देखने को मिलेगा आपको, प्रोजेस्टेरोन में। यहाँ पर इस तरीके से आपने देखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा और ये समझ जाइए कि ये फॉल ऑफ एस्ट्रोजन का दिखा रहा हूं मैं, और ये फॉल ऑफ मैंने किसका दिखाया बेटा, प्रोजेस्टेरोन का। इतना समझ में आया, ठीक है। जब फॉल होना शुरू होगा प्रोजेस्टेरोन, जो एंडोमेट्रियम है जिसकी थिकनेस करीब 5 mm से 6 mm होती है, ये क्या करने लगेगी, कम होने लगेगी। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. तो जो भी एंडोमेट्रियल टिश्यू है, यूट्रिन टिश्यू है, उसके साथ साथ क्या रिलीज होने लगेगा, ब्लड रिलीज होने लगेगा, ठीक है। इस ब्लड रिलीज होने के इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, Men- मेंस्ट्रुएशन। जो पहला फेज था वो कौन सा फेज है बेटा साइकिल का, Menstrual phase. मेंस्ट्रुअल। menstrual. इस फेज में क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम का रिग्रेशन की वजह से 2 हार्मोन का लेवल डाउन हुआ, जिसका नाम था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। जो सेल जो थे एंडोमेट्रियम के, वो क्या होने लगे, ब्रेक होने लगे, ब्लड रिलीज होने लगा, साथ साथ आपका क्या रिलीज हुआ, टिश्यू रिलीज हुआ थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चे। यस सर। इतनी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अब जरा Yes, sir. एक बात सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, एक वो मैं बताऊंगा, ओवुलेशन में जो ओवा बना है वो भी इसके साथ ही रिलीज हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन में, वो आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। अब लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन विल एक्टिवेट व्हाट, एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज व्हाट, एफएसएच। क्या रिलीज होगा बेटा, FSH. ठीक है, एफएसएच रिलीज होना शुरू करेगा। यू नो द फंक्शन ऑफ एफएसएच, एफएसएच एक्ट ऑन ओवरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना, यही काम करता है या नहीं? यस सर। Yes, Okay. sir. Yes, sir. Will start forming the follicle, follicular development, that is why follicular stimulating hormone। अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे करके आपके क्या बनने लगेगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। And now we will see a mature Graafian follicle। ठीक है, इसको मैंने गैप नहीं बनाया, पर आप समझ जाओ व्हाट इज दिस, दिस इज डेवलपिंग फॉलिकल।
ठीक है। अब क्या होगा कि आपका ये जो हार्मोन था ये एफएसएच आपका मॉडरेट में आ जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका क्या रिलीज हो रहा होगा, दूसरा हार्मोन जिसका नाम है एलएच, ठीक है। ये एलएच आपका जाके 14th डे पे क्या पकड़ेगा, पीक लेगा, है ना। कौन से डे पे बेटा, 14 डे पे, ठीक। जैसे ही एलएच आपका 14 डे पे पीक पे आएगा, फौरन ही क्या होने लगेगा यहां से, ओव्यूलेशन, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की फेज जिसमें आपके क्या मैच्योर हुए, ग्रेफिन फॉलिकल बना, इस फेज को हमने नाम दे दिया Follicular phase. फॉलिकुलर फेज। जिस फेज में एलएच आपका पीक पे गया अलोंग विद द एफएसएच, ठीक है, उस फेज में क्या हुआ, एलएच एक्ट हुआ ओवरी पे, उसने क्या कराया बेटा, ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवा। इतनी बात समझ में आई। Release of ova from the ovary is due to the LH, but at this time the FSH is also at its Peak. peak, है ना। But we always remember this by the name of LH as LH surge। इतना समझ में है। Yes, sir. बाकी बच्चों को Yes, sir. Yes, sir. 14 डे का पीरियड जो था जिसमें एलएच ने ओवरी पे एक्ट करके क्या कराया, ओव्यूलेशन कराया, उस फेज को हमने क्या नाम दे दिया, Ovulation phase. Ovulatory phase. ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अभी मैं नीचे भी और समझाऊंगा, ये मैंने अभी एंडोमेट्रियम दोबारा समझा नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जो बाकी बचा आपका ग्रेफियन फॉलिकल, ये किस में बदल जाएगा बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। एंड नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं रहेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ध्यान से सुनना, है ना। ये क्या होता है, इनका लेवल धीरे 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 करके, सॉरी, एस्ट्रोजन का लेवल जो है धीरे धीरे करके बढ़ता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक। पर जैसे ही दोबारा से आपका कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इनका लेवल अगेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और आपका जो प्रोजेस्टेरोन है इसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो ठीक है, अब ये जो फेज था जिसमें आपका क्या रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को वापस से लाके कितना एमएम कर दिया, 5 to 6 एमएम जितना होना चाहिए थी। हालांकि रिबिल्डिंग ऑफ एंडोमेट्रियम शुरू हो चुकी थी एस्ट्रोजन के द्वारा ही, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. But this corpus luteum degenerates and become corpus albicans. As soon as it degenerates, the endometrium again shed off and the cycle continues. बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा समझाएं इसको एक बार और। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो बेटा 4 फेज हैं, ठीक है। पहली कौन सी फेज है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली कौन सी फेज है, मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। ये आपकी टोटल 5 दिन है, ठीक। कितने दिन है, 5 डेज। 5 days. में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो रही है, ब्लड रिलीज हो रहा है, ओवा रिलीज हो रहा है। ये जो ओवा जो यहां पर था, यहां पर तो ये होगा 14 डे पे, ठीक। ये Yes, ओवा sir. क्या हुआ भाई, अगर फर्टिलाइज ओवा जो था अगर फर्टिलाइज हो जाता तब क्या होता, इम्प्लांटेशन हो जाता, ठीक है। पर इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो क्या करता है, ये आपका रिलीज हो जाता है अलोंग विद द एंडोमेट्रियम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ कि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हुआ तो जाहिर सी बात है एंडोमेट्रियम को नुकसान पहुंचना है। प्रोजेस्टेरोन का भी लेवल डाउन हुआ तो वो मेंटेन नहीं कर पाया थिकनेस को, तो उसने क्या करा कि शट ऑफ कर दी पूरी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ ब्लड एंड ओवा एंड
ये सब रिलीज हो गया, इसको हमने कहा मेंस्ट्रुएशन। लो लेवल ऑफ एंड एस्ट्रोजन ने क्या काम करा, पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करा जिसका नाम है, पहला कौन सा बेटा, एफएसएच, एंड साथ में अलोंग विद एफएसएच ऑलवेज एलएच। एफएसएच ने क्या काम करा, ओवरी पे एक्ट करा और फॉलिकल को क्या करना शुरू कर दिया, डेवलप करना शुरू कर दिया, ग्राफियन फॉलिकल में बदल गया। ये इवेंट चला 6 to 13 डेज, मतलब तारीख में बताना है 6th of the month एंड टू द 13th of the month। ठीक है, चला। अब ये जो डेवलपमेंट हुआ फॉलिकल्स का फ्रॉम द 6th डे टू द 13th डे, इस डेवलपमेंट को हमने एक फेज का नाम दिया जिसका नाम रखा गया फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यस सर एलएच आपका क्या होता है, एक पीक पकड़ता है, उस पीक को हम लोग कहते हैं एलएच सर्च, और इस पीक वाले दिन ये क्या करता है, ओवरी पे एक्ट करता है, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ देता है और वहां से क्या रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte oocyte। सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, और एक छोटी सी फेज को हम लोग ने नाम दे दिया ओव्यूलेटरी phase फेज। ठीक है, ये होता है इवेंट ऑन द 14th डे। ठीक है, अब क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल बचा था वापस किस में बदल जाएगा, कॉर्पस luteum ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, आपका एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन। द लो लेवल, ऐसा नहीं कि एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं हो रहा था, मॉडरेट अमाउंट में आ रहा था। ठीक है, अब क्या था कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा, तभी जाके क्या होगा, वापस से जो एंडोमेट्रियम जो आपकी 0 mm रह गई थी, फिर 1 mm हो रही थी, ये वापस से कितनी हो जाती है, 5 to 6 mm हो जाती है। ठीक है, देन कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा अल्टिल 29 डे, वहां पर जाके लास्ट में जाके चेंज हो जाएगा, रिग्रेस हो जाएगा इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स। और कॉर्पस एल्बिकन्स कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करता, इसका मतलब फिर से किस किस हार्मोन की दिक्कत आने वाली है, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरोन की। दोबारा से दिक्कत आएगी तो फिर से एंडोमेट्रियम आपकी शेड ऑफ होना शुरू कर देगी अलोंग विद दिस सेकेंडरी oocyte, और फिर से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर, yes sir बना लो बच्चों। अभी मैं लिखाता हूँ इसकी थोड़ी थ्योरी। बाकी बच्चे भी कर लो। ठीक है, हो गया बेटा सबका। लिख लिया बेटा सबने, कुछ पूछना है इसमें। हाँ सर ठीक है, मैं इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा दे रहा हूँ छोटा सा, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है, पहली फेज कौन सी है बच्चे, menstrual phase मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उसके डेज, फर्स्ट टू 5th डे। ठीक है, इसमें होगा क्या, ब्लीडिंग, या फिर हम लिख सकते हैं, एक मिनट बेटा। ठीक है, इसमें होता क्या है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, ब्लड फ्लो होगा, सेकेंडरी oocyte आपका सिक्रीट होगा। क्लियर है, इसमें क्या रहता है, लो लेवल ऑफ
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? चलिए दूसरी फेज कौन सी है? Follicular phase. फॉलिकुलर फेज। ये कब से कब तक चलती है? 6 to 13th day. 13th day. 13 डे। ठीक है, अब क्या होगा? इस कलर से लिख रहे हैं। लो लेवल एस्ट्रोजन will act on anterior pituitary, FSH release that perform क्या करेगा? फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलर का बनना, ग्रैफियन फॉलिकल का बनना क्या कहलाता है बेटा? फॉलिकुलोजेनेसिस। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है बेटा? तीसरा फेस है आपका ओव्यूलेटरी फेस। ये कौन से डे पे होगा बेटा? 14th day. 14th day. ये पे होगा। इसमें LH सर्ज मिलेगा आपको एंड इसमें क्या होगा? ओव्यूलेशन। ठीक है बेटा? लास्ट फेज कौन सा है? Luteal phase. ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी Phase. फेज। ठीक है, ये 15 to 28th डे, 15वें से 28वें डे तक। ठीक है, नाउ इन दिस फेज व्हाट हैपेंस? corpus luteum will secrete estrogen and Progesterone. progesterone। ठीक है, अब क्या होगा? एंडोमेट्रियम कैसे हो जाएगी बच्चे? इससे थिक। एंडोमेट्रियम कैसे? थिकन्स, चौड़ी हो जाती है वापस से। कितनी होती है? 5 to 6 mm। लिख लो बेटा। लिख लिया बेटा? हाँ जी बच्चों, लिखा आप लोगों ने? निशांत, दीक्षा, संजना, अनुराग, अंकिता, लिखा बेटा? ठीक है बेटा, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, मेनोपॉज। ओके, मेनोपॉज। देखिए, एक एज ऐसी होती है वुमेन्स लाइफ में जहां पर आके आपके ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है या कहीं मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, उस एज को या वो स्टेट जहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मालूम है एक हार्मोन है जिसका नाम है FSH। ठीक, ये FSH क्या काम करता है? इट विल एक्ट ऑन ओवरी एंड रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ
ग्राफियन फॉलिकल विल ऑकर, है ना? यही होता है बेटा, क्यों बच्चों? यही होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एफएसएच बार बार ओवरी को ऑर्डर दे रहा है कि आप एक काम करें कि ग्राफियन फॉलिकल बनाए, मतलब क्या बनाए, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाए, सेकेंडरी oocyte बनाए, मगर ओवरी इसकी नहीं सुने तो क्या बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, मेन्यूपॉज वही कंडीशन होती है जिस कंडीशन में ओवरी कैसी हो जाती है, एफएसएच से रेजिस्टेंट हो जाती है, कि एफएसएच कुछ भी कहता रहे मगर नहीं बनेगा। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा तो ग्राफियन फॉलिकल जब डिजनरेट होता है तो क्या बनता है बेटा? Sir, Corpus corpus luteum. luteum. तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होगा, फीमेल में कौन से दो हार्मोन कम हो जाएंगे? Estrogen and progesterone. Estrogen. एस्ट्रोजन एंड Progesterone. प्रोजेस्टेरोन। Progesterone. अब इन दो हार्मोन बेटा, इनका कैल्शियम लेवल से भी रिलेशन होता है। ठीक है, जब ये दो हार्मोन आपके कम बनते हैं तो कैल्शियम लेवल भी लो हो जाता है, इवन मूड स्विंग्स भी होते हैं, हॉट फ्लशेस भी होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें दिक्कत आती हैं। और बॉडी में किसका लेवल हाई रहता है? FSH. एफएसएच का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो ये एक एज होती है जिस एज को हम लोग बोलते हैं कितना, 45 से लेकर कितना बेटा, 55 तक या 55 ईयर्स तक ये एज आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ओवा नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है इनफर्टिलिटी हो जाती है, कह सकते हैं ना, फर्टिलिटी नहीं, Yes. एंड ऑफ फर्टिलिटी आ जाएगी इस एज में। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. तो इसमें हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख ले रहे हैं, फिर हम बाद में इसको आप लिखते रहिएगा। स्टेट इन वुमेन्स लाइफ, एक ऐसी स्टेट होती है वुमेन्स लाइफ में जब क्या बंद हो जाता है बेटा, ओव्यूलेशन बंद हो जाता है, एंड आल्सो दूसरी चीज क्या बंद होती है बेटा, menstruation। ठीक है, एंड menstruation, and that occur at the age of 45 to 55 years। ओके, सो इसको लिख लो बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? No, sir. No, sir. No, sir. ठीक, ग्रेट, लिखिए। मैं यहाँ सिम्टम्स लिख दे रहा हूँ जो फील होते हैं। ठीक है, टेम्पररी डिप्रेशन आ सकता है एट दिस मेनोपॉज स्टेज, टेम्पररी डिप्रेशन आ जाएगा, आ सकता है, आएगा नहीं। फटीग हो सकती है, थकान हो सकती है, और ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, ये सब कंडीशंस आ सकती हैं। देखिए, लो कैल्शियम इन बोन, सिंपल से लिख दे रहे हैं इसको, ये सब कंडीशन वुमेन फील कर सकती हैं। लिख लिया बच्चों? लिखा बेटा? Yes, Yes, sir. sir. बस आज का लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, एंड दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो देखने को मिलता है दैट इज मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। ठीक है, मैंस्ट्रुएशन में अगर कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो उसको हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहेंगे। मान लीजिए कोई पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, ठीक है, जहां पर भी आपको पेन दिखाना है बायोलॉजिकली, है ना, तो उसमें क्या लगा देंगे आप, डिस लगा दें। क्या लगा दें बच्चों? Yes. This. है ना, जैसे डिस्पोनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पढ़ा है ना हम? ना, Yes, पेन sir. ब्रीदिंग,
ना। और डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कहते हैं डिसमेनोरिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये आपका कहलाता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। दूसरे क्या कंडीशन आ सकती है? ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोमेनोरिया। या फिर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ही नहीं के लिए हम लोग हमेशा कहते हैं, नॉट के लिए क्या लगाते हैं? ए। इसमें क्या लिखते हैं? एमेनोरिया, यानी कि एब्सेंस ऑफ menstruation. मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये हालांकि लेट होता है, 30 के बाद होता है, आफ्टर द एज ऑफ 30। उस कंडीशन में ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा, अगर ओव्यूलेट नहीं कर पा रही, या ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा किसी वजह से, जैसे मान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ एनाटॉमिकल बैरियर्स होते हैं। देखो, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, सुना है नाम बैरियर्स का? Yes, sir. Yes, sir. जैसे कि आप अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो 200 से 300, कितने कितने स्पर्म रिलीज होते हैं बेटा? 200 to 300 million. है ना। तो अगर इतनी दिक्कत नहीं होती तो 10-12 स्पर्म रिलीज होके फर्टिलाइज हो सकता था, है ना, अगर मोटिलिटी सिर्फ बात होती। मगर बॉडी में क्या रिलीज होते हैं? इवन फैगोसाइट्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो उसमें क्या है कि एनाटॉमिकल इतने बैरियर्स हैं कि उस तक पहुंचना मुश्किल है, और अगर वो एनाटॉमिकल बैरियर्स और बिगड़ जाएं तो क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है। मतलब क्या रहेगा कि एग आपका स्पर्म से नहीं मिल पाएगा, तो वो भी एक वजह किसकी हो जाती है बच्चे? Infertility. इनफर्टिलिटी। तो इसको हम कहते हैं इनएबिलिटी टू ऑफ अ वुमन टू बिकम प्रेग्नेंट। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? No, No, sir. sir. ग्रेट। इनएबिलिटी ऑफ अ वुमन टू बिकम प्रेग्नेंट, चाहे वो फेलियर टू ओव्यूलेट हो, चाहे वो आपका कुछ एनाटॉमिकल फैक्टर्स हो जिसकी वजह से एग प्लस स्पर्म नॉट यूनाइटिंग। बात समझ में आ गई? शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक और लिखा दे रहा हूं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये आप याद रख लीजिएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? ठीक है, देखो बच्चों, इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्रस में होता है, सबको पता है ना बच्चे? Yes, sir. यूट्रस के अलावा अगर किसी और पार्ट में आपका इम्प्लांटेशन हो गया है, ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर यूट्रस में जाके इम्प्लांट होना था, वो कहाँ इम्प्लांट हो गया? यूट्रस के अलावा किसी और पार्ट में। ठीक है, एक वही पार्ट है जिसके पास पावर ऑफ डायलेशन है, मालूम है ना, 500 टाइम्स ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, Yes, sir. है ना। बाकी तो कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा नहीं है जो कि एक्सटेंड कर सके अपने आप को इतना ज्यादा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि इम्प्लांटेशन कहाँ हो जाता है? ओविडक्ट में। तो उस कंडीशन को जिसमें इम्प्लांटेशन हो किसका? एम्ब्रियो का, अदर देन यूट्रस। क्लियर है बात? Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. जनरली कहाँ पर No, होता sir. है ये? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कहाँ पर होता है? जनरली इन Oviduct. ओविडक्ट, European. एंड दैट इज वेरी पेनफुल, जनरली इन ओविडक्ट। ओके बेटा, लिख लो Yes, बच्चों, और फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर छुट्टी।
लिख लिया पलक? बाकी बच्चों ने लिख लिया बेटा? Done, sir. Yes, sir. चलिए फिर Yes, sir. फटाफट Yes, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो पहले पढ़ा चुका होता हूँ आपको। इन विच फेज ऑफ, सॉरी फेज की स्पेलिंग गलत हो गई, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू कॉर्पस लूटियम? ठीक है बेटा, कौन सी फेज में हो जाता है? ऑप्शन आपके दे रखे हैं, लूटियल फेज, ऑप्शन बी है प्रोलिफरेशन, ऑप्शन सी फॉलिकुलर एंड ऑप्शन डी ग्रोथ फेज। ठीक है, ये 4 फेज दे रखी है। ठीक है बेटा, अब इन 4 फेज में से आपको एक फेज चुननी है और आंसर देना है। छब्बीस बच्चों ने दिया, बाकी बच्चे भी आंसर दें बेटा, जल्दी जल्दी दें। चलिए मैं आपको 10 सेकंड और दे रहा हूं। इस 10 सेकंड में जितने आंसर आ जाएंगे, मगर इस बार मुझे आंसर कोई खास अच्छा मिल नहीं रहा है बेटा। ठीक है, मेरे पास आंसर आ गए। 59% चॉइस 1 एंड चॉइस 3 29%। बच्चों आपने क्या आंसर दिया है? क्या आंसर होगा बेटा? Luteal phase. Yes. Luteal phase और ठीक है, secretion। देखो प्रोलिफरेशन और ये तो क्या हो गया बेटा, एक ही बात हो गई। ठीक, अब जरा मेरी बात सुनो, जिन बच्चों ने फॉलिकुलर फेज दिया है वो बच्चे समझे। देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, आपका जो प्राइमरी फॉलिकल बनेगा वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? Second. Mature तो टोटल हम लोग देखें तो किस में बदल जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, अब ये ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलेगा? कॉर्पस लुटियम में, इन द लुटियल फेज। आप तो लुटियम से ही लगाई आते, 4 नंबर वैसे मिल जाते। ठीक है बच्चा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। चलो बेटे, कल मिलते हैं मंडे को। गुड लक फॉर द टेस्ट। ओके, थैंक यू बच्चा। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।